गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में देखा था और कुछ इवेंट्स जो है हम लोगों ने देखा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर। उसको एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन को एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या इवेंट्स हुए थे, क्या क्या घटना हुआ था, क्या क्या हम लोगों ने देख चुका था। तो इस इवेंट में हम लोगों ने ये देखा था कि जब ह्यूमन में रिप्रोडक्शन होता है तो ये शुरू होती है पुबर्टी के समय, और सबसे फर्स्ट प्रोसेस जो हुआ था उस फर्स्ट प्रोसेस को कह दिया गया था गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस हो रहा था, और इस गैमेटोजेनेसिस में हो क्या रहा था, तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था, फीमेल में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था। फीमेल गैमेट जो था उसको हम लोग ओवम के नाम से जाने थे, और मेल गैमेट जो था उसको एक स्पर्म के नाम से जाने थे। गैमेटोजेनेसिस होने के बाद सेकंड प्रोसेस चल रहा था। जो सेकंड प्रोसेस था उसको हम लोग बोलते थे इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन कहा गया था कि जब मेल गैमेट को यानी स्पर्म को फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर किया जाएगा उस प्रोसेस को इंसेमिनेशन कहेंगे। दैट मींस ट्रांसफर ऑफ स्पर्म के नाम से जाना गया था इसको। थर्ड प्रोसेस हुआ था जो कि इंपॉर्टेंट प्रोसेस था, और इसको हम लोग बोले थे फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, और ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट जो बन रहा होता है वो सिंगल सेल का होता है, और नेचर में डिप्लॉयड होते हैं। दैट मींस कि इनके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है। फोर्थ प्रोसेस हो रहा था इम्प्लांटेशन। जो फोर्थ प्रोसेस था उस इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस था उस इम्प्लांटेशन के प्रोसेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो जाइगोट होता है, ये जाइगोट यूट्रस वाल पर जो है, जो जाइगोट होता था वो यूट्रस के वाल पर यहाँ अटैच हो जाता था। अटैच होने से पहले इनमें जो है वो डिवीजन होता था, सेल्स का फॉर्मेशन होते थे। 2 से 4 सेल का फॉर्मेशन होता, 4 से 8 सेल का फॉर्मेशन होता, ऐसे ही 8 से 16 सेल का फॉर्मेशन होता। धीरे धीरे ये जब 16 प्लस सेल हो जाते थे ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता था, और इस ब्लास्टोसिस्ट के कंडीशन में ही ये जाइगोट इंप्लांट करता था यूट्रस के ऊपर, और यूट्रस के ऊपर जो अटैच होता था उसी प्रोसेस को हम लोगों ने इसका नाम दे दिया था इम्प्लांटेशन। अटैचमेंट ऑफ जाइगोट ऑन द यूट्रस वॉल और ऑन द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस। पांचवा प्रोसेस हो रहा था कि जब इम्प्लांट हो जाता था तो इम्प्लांट होने के बाद इसमें जाइगोट में डेवलपमेंट होता था, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने के जब समय था उस पूरे पीरियड को जो है वो कह दिया गया था जेस्टेशनल पीरियड, और ये ह्यूमन में 9 मंथ 10 डेज का होता है जेस्टेशनल पीरियड। और इस जेस्टेशनल पीरियड में ऑर्गन सिस्टम एक फीटस का जो है वो डेवलपमेंट हो रहा होता है। इम्प्लांटेशन से लेकर के बच्चे के जन्म तक, एक बेबी के बर्थ तक का जो समय होता था उसको जेस्टेशनल पीरियड कहते थे। फिर 6 हम लोगों ने देखा था कि ये 6 प्रोसेस होता है उसको कहते हैं पार्टूरिशन। और पार्टूरिशन में क्या हुआ था, तो जो जेस्टेशनल पीरियड कंप्लीट होने के बाद, इस जेस्टेशनल पीरियड के कंप्लीट होने के बाद एक बेबी का बर्थ होता है, और बेबी के बर्थ को ही कह दिया गया था पार्टूरिशन। पार्टूरिशन होने के बाद मदर अपने बेबी को लैक्टेशन करवाती है, मिल्क को लैक्टेट करवाती है, स्तनपान करवाती है। उस प्रोसेस को कह दिया गया था लैक्टेशन। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ इवेंट्स यानी इन सारे इवेंट्स के बारे में जिक्र कर चुके हैं। अब ये सारे इवेंट्स जो है वो ह्यूमन में एक एज के बाद जो है वो शुरू होता है। ये जिस एज के बाद शुरू होता है उस एज को जनरली पुबर्टी कह दिया जाता है। ये जिस एज में शुरू होता है उस एज को पुबर्टी के नाम से जाना जाता है, और पुबर्टी के समय, पुबर्टी होने के बाद ये एज जो है वो शुरू हो रहे होते हैं। तो जितने भी इवेंट्स थे वो सारे इवेंट्स एक समय पे होता है। जिस समय पे ये हो रहा होता है उसको कह दिया जाता है पुबर्टी। और मेल और फीमेल में ये पुबर्टी जो है वो अलग अलग टाइम में शुरू हो रहे होते हैं। यू हैव लर्न दैट दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट दैट मींस कि जो इवेंट था रिप्रोडक्शन का वो सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स पुबर्टी में या पुबर्टी के बाद जो है वो शुरू होता है।
गैमेटोजेनेसिस का, ये सारे पुबर्टी में होते हैं। जो मेल और फीमेल में अलग अलग, मेल जनरली, फीमेल में पुबर्टी जो है ये 9 to 17 इयर्स में कंप्लीट हो रहे होते हैं, जबकि मेल में ये पुबर्टी जो है वो 10 to 19 इयर्स जो है वो कंप्लीट होता है। पुबर्टी का ये टाइम अकॉर्डिंग टू प्लेस चेंज कर सकता है, वेरी कर सकता है। प्लेस के आधार पर, प्लेस के आधार पर दैट मींस कि अगर कोई मेल या फीमेल जो है वो हॉट क्लाइमेटिक एरिया में रह रहे हैं, हॉट क्लाइमेटिक एरिया में, तो जनरली उनका पुबर्टी का टाइमिंग जो है वो 10 to 19 इयर्स ना हो करके हो सकता है कि उनका पुबर्टी का टाइमिंग जो है वो 12 to 15 इयर्स के बीच में हो। और यदि वो मेल जो है या फीमेल किसी कोल्ड क्लाइमेटिक एरिया में हो रहे हैं, कोल्ड क्लाइमेटिक एरिया में रह रहे हैं, तो वहां की पुबर्टी जो है वो जनरली इनसे पहले भी हो सकता है। तो प्लेस के आधार पर पुबर्टी का टाइमिंग चेंज हो सकता है, पुबर्टी का टाइमिंग चेंज हो सकता है। 12 ईयर में शुरू हो सकते हैं, 10 इयर्स में शुरू हो सकते हैं, 9th ईयर में शुरू हो सकता है। तो पुबर्टी का टाइमिंग चेंज होता है। एवरेज देखा जाए तो मेल और फीमेल में पुबर्टी का टाइमिंग ये होता है। जब ये पुबर्टी चल रहा होता है तो मेल और फीमेल में जो है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी, मेल और फीमेल सेक्सुअल मैच्योरिटी को जो है वो अटेन कर रहे होते हैं। उनमें मैच्योरेशन आता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो डेवलप हो रहे होते हैं। फीमेल में यूट्रस का डेवलपमेंट होता है, मेल वॉइस चेंज हो जाता है, फीमेल वॉइस चेंज हो जाते हैं, चेहरे पे पिंपल्स वगैरह निकलने लगते हैं। ये सारे प्रोसेस जो है वो पुबर्टी में देखने को मिल रहा होता है। क्या क्या होता है पुबर्टी में? तो पुबर्टी जो है मेल में, इन बॉयज ऑल द पुबर्टी सिम्पटम्स occurs in between 10 to 19 years, 10 to 19 years के बीच में जो है वो सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे। अब 10 to 19, 13 से 19 तक के जितने भी मेल्स या फीमेल हैं इनको टीनेजर्स कहा जाता है, टीनेजर्स। अब ये टीनेजर्स जो है वो दो लिए हुए हैं कि टीन 13 to 19 अगर हम लोग काउंट करें तो 13 to 19 सबके लास्ट में जो है वो टीन वर्ड आता है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो सबके लास्ट में 19 है तो वहां से ले लिया गया 19। और एजर्स यानी एज, वो मेल और फीमेल जिनकी एज जो है वो 13 to 19 के बीच में है उन्हें टीनेजर्स कर दिया जाता है, टीनेजर्स कर दिया जाता है। और ये सब सिम्टम कब दिखाई देगा? तो 10 to 19 इयर्स में दिखाई देगा। और इसमें होगा क्या? तो इस समय मेल में हेयर का ग्रोथ हो जाएगा, ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, बॉडी की हाइट जो है वो बढ़ेगी, हरी ग्रोथ एंड बॉडी शेप्स, बॉडी का शेप्स बढ़ेगा, वॉइस क्रैकिंग होना लगेगा। मेल का टेस्टिकल्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो दूसरे एक्सेसरी या फिर ऑर्गन्स जो है वो जनरली डेवलप हो रहे होते हैं। इनके बॉडी में जो है पिंपल्स वगैरह, चेहरे पे पिंपल्स वगैरह निकल रहा होता है, चेहरा जो है वो थोड़ा ऑयली हो जाता है, चिपचिपा ऑयली होने लगते हैं। क्या क्या सिम्टम्स हो रहे होते हैं? वॉइस इनका डीपिंग हो जाएगा, आवाज जो है थोड़ा भद्दा होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो है हेयर्स ग्रो करेंगे, फेस के ऊपर मुस्टैच बियर्ड निकल जाता है, आर्मपिट में निकल जाएगा, लेग्स में निकल जाते हैं, आर्मपिट्स में, चेस्ट में एंड प्यूबिक रीजन में, पेल्विस रीजन में। रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पेल्विस रीजन में ही होता है, तो पेल्विस रीजन में हेयर ग्रो कर जाते हैं। इसके अलावा पेनिस एंड टेस्टिकल्स का लार्जर होना होता है। इसके अलावा इनमें फेस में पिंपल्स निकलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो है इनका अपर बॉडी पार्ट जो है वो ब्रॉड होता है। मेल में अपर बॉडी पार्ट ब्रॉड होता है, दैट मींस कि ये शोल्डर वाला जो रीजन है ये ब्रॉड होना शुरू हो जाएगा। जबकि फीमेल जो होती हैं उन फीमेल में प्यूबिक रीजन यानी पेल्विस रीजन जो है वो ब्रॉड होता है। रीजन क्या है पेल्विस रीजन का ब्रॉड होने का? तो इनमें रीजन ये है कि फीमेल में यूट्रस का जो है वो डेवलपमेंट हो रहा होता है और यूट्रस के डेवलपमेंट की वजह से पेल्विस रीजन जो है वो फीमेल में ब्रॉड हो जा रहे होते हैं। जबकि मेल में जो है ये अपर शोल्डर का रीजन जो होता है वो ब्रॉड होता है। इसके अलावा स्वेटिंग इन आर्मपिट, फीमेल में भी ये स्वेटिंग होना शुरू हो जाता है, फीमेल में भी स्वेटिंग होते हैं, फीमेल में भी जो है हेयर ग्रो कर रहे होते हैं। ये सारे सिम्टम्स जो है वो जनरली मेल में दिखाई दे रहा होता है जब इनमें पुबर्टी चल रहा होता है। फीमेल में
देखा जाए तो फीमेल में भी पुबर्टी के कुछ कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलता है। जैसे फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल का बिगिनिंग होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बिगिनिंग होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का बिगिनिंग हो रहा होता है इनमें। इसके अलावे इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है वो ग्रोथ कर रहे होते हैं और ये सब 9 to 17 इयर्स के एज में होता है। इन गर्ल्स ऑल द पुबर्टी सिम्टम्स occurs in between 9 to 17 years. 9 to 17 years के एज में फीमेल में ये सारे चेंजेस देखने को आता है। इनके भी फेस के ऊपर जो है वो पिंपल्स निकल आता है। इनका फेस जो है वो मेल की अपेक्षा जो है वो ज्यादा से ज्यादा ब्राइटर होता है, ज्यादा ऑयली हो जाता है। ये सारे इनमें भी चेंजेस आते हैं। क्या क्या चेंजेस आता है? तो फीमेल में स्किन जो है वो ऑयलियर हो जाता है। दैट मींस ये ऑयली हो जाता है, स्किन जो है वो थोड़ा ऑयली हो जाता है और ऑयली होने की वजह से इनमें पिंपल्स वगैरह भी निकलना शुरू हो जाता है। हेयर ग्रोज ऑन लेग्स, आर्मपिट्स एंड इन प्यूबिक और पेल्विस रीजन, इनमें भी जो है वो हेयर का ग्रो हो जा रहा होता है। ब्रेस्ट स्टार्ट्स टू डेवलप्स, ब्रेस्ट मैमरी ग्लैंड जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। जितने भी मैमल्स हैं, मैमल्स का जितने भी मैमल्स हैं, मैमल्स की फीमेल का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उनमें ये मैमरी ग्लैंड जो है वो एक्टिव होता है, जबकि मेल में ये मैमरी ग्लैंड जो है ये मेल बॉडी में मैमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पाता है। दैट मींस कि मेल में ये नॉन फंक्शनल होता है, जबकि फीमेल में मैमरी ग्लैंड होता है। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, ब्रेस्ट दैट की मैमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो जाता है। फिर इसके अलावा जो है फेस के ऊपर जो है वो पिंपल्स निकल आता है, हिप्स बोन जो है वो वाइडर हो जाता है। दैट मींस कि पेल्विस रीजन ब्रॉड होता है। ब्रॉड होने का रीजन पता है, यूट्रस के डेवलपमेंट के वजह से, यूट्रस या ओम्ब के डेवलपमेंट के वजह से ये रीजन जो है वो वाइडर हो जाता है इनके होने की वजह से। इसके अलावा वेट गेन कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो है इनके में भी स्वेटिंग होता है आर्मपिट में। इसके अलावा जो है मेंस्ट्रुएशन का बिगिनिंग होता है और इसी मेंस्ट्रुएशन के दौरान फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन हो रहा होता है। दैट मींस कि इनमें गैमेटोजेनेसिस हो रहे होते हैं। गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है इसी। हालांकि फीमेल में गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। अब अगर देखें तो इनमें और मेल में ये जब फेस पे पिंपल्स निकल रहे होते हैं, तो फेस पे पिंपल्स निकलते हैं तो क्या कर रहे होते हैं कि जो यंगर्स होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, वो पिंपल्स को जो है वो ब्रश कर रहे हैं। और ब्रश की वजह से क्या होता है कि इन पिंपल्स की वजह से उंड बन जाता है, घाव जो है वो चेहरे पे निकल जाता है। आपको बता दें पिंपल्स के लिए मेडिसिन नहीं है। हाँ, इनसे बनने वाले ये जो घाव है, इस घाव के लिए या उंड के लिए जो है वो दवा है। इसका बस एक उपाय है कि फेस को जो है वो दिन में 2 बार 3 बार धोएं, वॉश करें। और अगर कहीं डस्टी एरिया से आ रहे हैं या बाहर से आ रहे हैं तो फेस को कम से कम जो है वो 1 या 2 बार में धो देना चाहिए, वॉश कर लेना चाहिए, ताकि जो बॉडी के पोर्स हैं, फेस के जो पोर्स हैं, छोटे छोटे जो पोर्स हैं, स्वेटिंग के लिए पोर्स जो हैं, ये डस्ट से जो है वो पूरी तरह से फिलअप हो जाता है, बंद हो जाता है। और यही पोर्स जो है बाद में जब इनमें से स्वेट वगैरह नहीं निकल पाता है या जो वेस्टेज है वो नहीं निकल पाए, तो यही जो है वो उंड का फॉर्मेशन करने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो अगर फिश को धोए तो जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह थे वो सब जो है वॉश हो जाते हैं और उंड बनने का चांस है वो कम हो जाता है। तो ये सारे चेंजेस या जो भी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स था, वो सारा रिप्रोडक्टिव इवेंट मेल और फीमेल में पुबर्टी के बाद होता है, जिसमें पुबर्टी हम लोग क्या देखें, एक सेक्सुअल मैच्योरिटी जब आएगी मेल और फीमेल में, तो मेल और फीमेल के सेक्सुअल मैच्योरिटी को ही पुबर्टी कर दिया गया है और उसमें ये सारे चेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। एक बार रिकॉल करते हैं कि क्या क्या हुआ मेल और फीमेल में। तो मेल और फीमेल में जो है, मेल और फीमेल का भी जो है वो स्किन ऑयलियर हो जाता है, इनका शोल्डर जो है वो वाइटर हो जाता है, फेशियल हेयर ग्रो कर रहे होते हैं, मतलब बियर्ड वगैरह आते हैं, अंडर आर्म में जो है वो हेयर आ जाता है, प्यूबिक हेयर आते हैं, दैट मींस पेल्विस रीजन में जो है वो हेयर ग्रो करता है। पेनिस मेल का सेकेंडरी और कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है वो ग्रो कर रहा होता है, टेस्टिस का ग्रोथ हो रहा होता है, नेक, चेस्ट
एंड लिंग मसल्स जो है वो बिगर होना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं। ये चेंजेस जो है वो जनरली मेल में देखने को मिलता है। फीमेल में भी सेम कुछ कुछ जो है चेंजेस होता है। होल बॉडी गेट्स कर्वियर, बॉडी जो है वो कर्वियर हो जाएगा। इनका अपर बॉडी पार्ट जो है वो ब्रॉड नहीं होता है, हिप बोन्स जो है वो ब्रॉड करते हैं। इनके भी फेस ऑयलियर हो जाते हैं। ब्रेस्ट जो है वो डेवलपमेंट होता है, जबकि मेल में ब्रेस्ट जो है वो डेवलप नहीं होता है। इनमें भी प्यूबिक हेयर का ग्रोथ हो जाता है। इनके हिप बोन जो है वो वाइडर होते हैं ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ कुंभ। अंडर आर्म में जो है वो हेयर ग्रो कर रहे होते हैं। वेट गेन होता है कुंभ के या यूट्रस के डेवलपमेंट की वजह से। इसके अलावा मसल्स जो होंगे लेग्स के वो स्ट्रॉन्गर और बिगर होना शुरू हो जाता है। तो मेल और फीमेल में लगभग पुबर्टी की कुछ कुछ सिम्टम्स सेम होती है, जैसे स्किन का ऑयलियर होना, अंडर आर्म में जो है वो हेयर ग्रो करना, स्वेटिंग होना, इसके अलावे प्यूबिक हेयर्स का ग्रो करना, मसल्स का ग्रोथ होना, इसके अलावा जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का जो है वो ग्रोथ होना, ये सारे इवेंट लगभग इनमें सेम होता है। कुछ कुछ ऐसे चेंजेस हैं, कुछ कुछ रिमार्केबल चेंजेस होता है, कुछ कुछ डिफरेंस होता है मेल और फीमेल में। और वो रिमार्केबल चेंजेस क्या क्या होता है? तो मेल और फीमेल बॉडी में देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड इन द फीमेल। मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं उनमें कुछ कुछ रिमार्केबल डिफरेंस होता है, कुछ डिफरेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन ओल्ड मेल। स्पर्म का फॉर्मेशन मेल जब वो बूढ़े हो जाएं या उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो जाए, 60 70 के आसपास, 80 के आसपास हो, तब भी जो है उनमें स्पर्म का फॉर्मेशन होते रहता है। जबकि formation of ovum cease in women around the age of 50 years, जबकि फीमेल में 15 years के एज लगभग 45 to 55 years के एज तक ये सीज कर जाता है। सीज कर जाना मतलब कि ओवम का फॉर्मेशन जो है वो स्टॉप हो जाता है। ओवम का फॉर्मेशन होना यानी जब फीमेल में गैमेटोजेनेसिस स्टॉप करेगा, तो गैमेटोजेनेसिस के स्टॉप होने के बाद फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टॉप कर दिया होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टॉप होने की वजह से ही ये गैमेटोजेनेसिस जो है वो स्टॉप कर जाते हैं, जबकि मेल में ऐसा कोई प्रोसेस है नहीं। हम लोग जब गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि मेल में जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है ना, तो मेल जर्म सेल जो है, मेल जर्म सेल जब ये गैमेट का फॉर्म करते हैं तो ये जर्म सेल से गैमेट वाले जो सेल होते हैं उनमें बन रहा होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहा होता है जो पार्टिसिपेट करता है मियोसिस में, और मियोसिस के बाद इनमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं उनमें से कुछ स्पर्मेटोसाइट्स वापस से जर्म सेल में बदल जाते हैं, और वापस से जर्म सेल में बदलने की वजह से, डिफरेंशिएशन होने की वजह से मेल में जर्म सेल का नंबर जो है वो कभी कम ही नहीं होता। ये वजह है कि मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन ओल्ड एज तक जो है वो होते रहता है, जबकि फीमेल में गैमेटोजेनेसिस जो है वो फीमेल में एम्ब्रियो स्टेज में ही शुरू हो जाता है, और एम्ब्रियो स्टेज में शुरू होने के बाद उनके ओवरी में गैमेट का जो गैमेट बनाने वाले सेल्स होते हैं उनके नंबर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। अबाउट ईच ओवरी 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर प्रेजेंट। लगभग एक ओवरी में 60,000 से 80,000, 60,000 to 80,000 ही प्राइमरी फॉलिकल्स होता है, यानी गैमेट बनाने वाले सेल, और इनमें से लगभग 450 to 500 ऐसे प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं जो गैमेट फॉर्मेशन करने लायक होते हैं, और बाकी के जो सेल्स होते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स वो डिजेनरेट कर जाते हैं। इनमें ऐसा नहीं होता है कि जन्म के बाद कोई भी नंबर जो है प्राइमरी फॉलिकल्स का बढ़े, यानी ये डिफरेंशिएशन वाला प्रोसेस फीमेल में नहीं होता है, वजह कि इनका गैमेटोजेनेसिस लगभग 50 के एज में जो है वो सीज कर जाता है। अब जब हम लोग गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनका एक रिमार्केबल चेंजेस ये है।
इसके अलावा एक चेंजेस और भी है, इनमें डिफरेंस थोड़ा और भी है। डिफरेंस ये है कि फीमेल में जो है, फीमेल में रिप्रोडक्टिव साइकिल चल रहा होता है, और ये जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल है, इस रिप्रोडक्टिव साइकिल को जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जाना जाता है। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को आमतौर पर बोलचाल भाषा में पीरियड भी कह दिया जाता है, माहवारी भी कहा जाता है, मासिक चक्र भी कहा जाता है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल में ही होता है, जबकि मेल में इस तरह का कोई भी रिप्रोडक्टिव साइकिल या रिप्रोडक्टिव इवेंट जो है वो फीमेल में नहीं होता। और इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है ये सारा प्रोसेस हो रहा है, फीमेल में गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप कर जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप करेगा, उस कंडीशन को कह दिया जाता है मेनोपॉज। मेनोपॉज हो जाता है। और मेनोपॉज होगी, मेनोपॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ही गैमेटोजेनेसिस होता है, तो मेनोपॉज होने की वजह से इनमें गैमेटोजेनेसिस भी स्टॉप कर जाएगा। हालांकि पहले की जो फीमेल थी, या पहले का कंडीशन ये था कि फीमेल में ओवम जो था वो लंबी उम्र तक बनता था, 70 इयर्स, 75 इयर्स, 80 इयर्स तक बनते थे। लेकिन अब फूड, न्यूट्रिशन लेने का तरीका, हम लोगों का एनवायरनमेंट, इन सब में बहुत ज्यादा चेंजेस होने की वजह से अब ये सीज कर रहा है। हालांकि एनसीईआरटी में दी हुई है कि ओल्ड मैन में जो है वो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन अब ये भी देखा जा रहा है कि उनमें भी गैमेट का फॉर्मेशन जो है वो धीरे धीरे कम उम्र तक ही हो रही है। गैमेट बन भी रहे हैं तो स्पर्म का काउंट जो है, स्पर्म काउंट ये लो हो रहा है, स्पर्म काउंट लो होते जा रही है, स्पर्म की मोटिलिटी रेट जो है वो कम हो जा रही है, स्पर्म की क्वालिटी जो है वो कम होते जा रही है। तो ये ओल्ड मैन में भी पहले गैमेट बन रहा था, लेकिन अब एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से, न्यूट्रिशन की वजह से इनमें भी अब लगभग गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है वो सीज होते हुए दिख रहा है। तो कुछ रिमार्केबल डिफरेंस, कुछ थोड़े बहुत जो है वो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या है, मेल में कौन कौन से सिस्टम है, मेल में, फीमेल में कौन कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके बारे में जो हम लोग थोड़ा देखते हैं। लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। ह्यूमन के मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनमें देखते हैं कि क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल में क्या क्या होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उनमें क्या क्या होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देख रहे हैं कि उनके पास टेस्टिकल होता है, जो वन पेयर होते हैं टेस्टिकल्स। टेस्टिकल्स, इस टेस्टिकल्स को जो है वो गोनाड के नाम से भी जाना जाता है, ये गोनाड भी कहा जाता है। वैसे ऑर्गन जो गैमेट का फॉर्मेशन करता है और साथ ही साथ हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं, उन ऑर्गन्स को जो है गोनाड कर दिया जाता है। इसके अलावा टेस्टिकल्स जो है वो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहा जाता है। टेस्टिकल्स के अलावा मेल में जो है वो पेनिस होते हैं। टेस्टिकल्स के दोनों तरफ ये देख रहे हैं कि टेस्टिकल्स के दोनों साइड में है, दोनों टेस्टिकल्स के पास जो है पोस्टीरियर रीजन में इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको कह दिया जाता है एपिडिडाइमिस। तो मेल में एपिडिडाइमिस होता है। इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं जो पेनिस के पास होता है, इरेक्टाइल टिश्यू। इन्हीं इरेक्टाइल टिश्यू की वजह से पेनिस जो है इरेक्टाइल होता है और इंसेमिनेशन प्रोसेस में जो है वो मदद मिल रहा होता है। सेमिनल वेसिकल्स देखने को मिलेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड देखने को मिलेगा, वासा डिफरेंस मिलेगा, या इसको स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। ये स्पर्म डक्ट जो है वो मेल में देखने को मिलेगी। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस टेस्टिस के अंदर बहुत सारे एसोसिएटेड डक्ट भी देखने को मिलेगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में वन पेयर टेस्टिस के साथ साथ एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन और उनके साथ मेल एसोसिएटरी ग्लैंड और मेल एसोसिएटरी डक्ट जो है वो प्रेजेंस होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेनिस होती है, वास डिफरेंस होता है, इनके पास जो है वो सेमिनल वेसिकल्स होता है जो कि एसोसिएटरी ग्लैंड है, प्रोस्टेट होता है, ये दोनों के दोनों एसोसिएटरी ग्लैंड है, एसोसिएटरी ग्लैंड में आते हैं। एसोसिएटरी ग्लैंड मेल में 3 होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स और काउपस ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। वन पेयर टेस्टिकल्स होता है, वन पेयर एपिडिडाइमिस होता है, वन पेयर जो है
ये स्पर्म डक्ट होता है, वाशर डिफरेंस या फिर स्पर्म डक्ट कह दिया जाता है, ये वन पेयर होता है। हाँ, अब ये जो ब्लैडर देख रहे हैं, ये ब्लैडर दैट की यूरिनरी ब्लैडर है। मेल, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट में कोई इसका इनका हिस्सा नहीं है, रिप्रोडक्शन में किसी भी तरह का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, बट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़े हुए हैं, इसके वजह से यूरिनरी ब्लैडर जो है वो दिखाया जाता है फिगर में। बट अब दूसरा कंडीशन ये है कि ये जो वास्ट डिफरेंस है, स्पर्म डक्ट है, ये ब्लैडर के बैक साइड से आकर के यूरेथ्रल पार्ट में ओपनिंग होता है, बैक साइड, यूरेथ्रा के पीछे से आता है, यूरेथ्रा के बैक साइड से आकर के ओपन होता है। इसकी वजह से ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में यूरेथ्रा में ओपन होता है। यह वजह है कि ये ब्लैडर जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ में ही इमेज में देखने को मिलेगा, फिगर में देखने को मिलेगा। तो ये क्या क्या है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में? द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन, जैसा कि हम लोग इमेज में देख रहे हैं, ये है पेल्विस बोन, प्यूबिक बोन, और इस पेल्विस बोन के पास ही देख रहे हैं कि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है इनका प्रेजेंस होता है। ये ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर है, और यहाँ ये नीचे की तरफ देख रहे हैं कि यहाँ जो है वो एक टेस्टिस है, टेस्टिस के बैक साइड में जो है वो एपिडिडाइमिस है, यहाँ से स्पर्म डक्ट जो है वो बैक साइड, टेस्टिस के बैक साइड से जाकर के ओपन हो रहा होता है। ये मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स जो है वो प्रेजेंस होते हैं। तो जो भी मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो जनरली पेल्विस रीजन में ही होता है। इसके अलावा इट इंक्लूड्स, मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस along with accessory duct, glands and the external genitalia। तो मेल के बॉडी में वन पेयर टेस्टिस, इसके अलावा एसोसरी डक्ट, इसके अलावा एसोसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो प्रेजेंस होता है। अब ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, इन सब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इनके फंक्शंस के आधार पे हम लोग दो अलग अलग पार्ट्स में डिवीजन कर सकते हैं। कुछ ऑर्गन्स को प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कर दिया जाता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कर दिया जाता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। और कुछ ऑर्गन्स को सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कर दिया जाता है या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। कुछ को सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। अब ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या है? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में रखा जाता है टेस्टिस को। टेस्टिस ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, वो ऑर्गन जो गैमेट का फॉर्मेशन कर सकता है या जो हार्मोन्स रिलीज कर रहा है, उन्हें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कर दिया जाता है, या इसको टेस्टिस को गोनाड भी कहा जाता है। ये गोनाड भी मेल गोनाड कहता है। तो मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है टेस्टिस, जो वन पेयर होता है। ये टेस्टिस वन पेयर होते हैं। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो सब ऑर्गन जो गैमेट के ट्रांसफर, मैच्योरेशन, स्टोरिंग, न्यूट्रिशन, इन सब में हेल्प करेगा, उन सब को कर दिया गया है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस को अगर छोड़ दें तो बाकी जितने भी मेल्स के ऑर्गन हैं, जैसे एसोसरी डक्ट हो गया, एसोसरी ग्लैंड हो गए एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया, ये सब के सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में रखते हैं। इनमें से भी जो ऑर्गन्स है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन्स इनमें से कुछ ऐसे हैं जो बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंस होता है और कुछ जो है वो बॉडी के इनसाइड प्रेजेंस होता है। जैसे ग्लैंड्स को अगर हम लोग देखेंगे तो ये बॉडी के इनसाइड प्रेजेंस होते हैं। वहीं पे अगर स्क्रोटम देखें तो लोअर एब्डोमिनल कैविटी के आउटर पोर्शन में जो है ये स्क्रोटम साइड होता है,
जो दो अलग अलग कंपार्टमेंट में बटा होता है, और इसी कंपार्टमेंट में टेस्टिस प्रेजेंस होता है। टेस्टिस ये इस स्क्रोटम सैक के अपर पोर्शन में जो है, अपर पोर्शन में, स्क्रोटम सैक के अपर पोर्शन में, अपर रीजन में जो है एक्सटर्नल जेनिटलिया एक और होता है जिसको कहा जाता है पेनिस। पेनिस भी एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है। तो मेल में लोकेशन के आधार पर इन ऑर्गन्स को, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को, हम लोग एक्सटर्नल जेनिटलिया और इंटरनल जेनिटलिया ऑर्गन्स में भी डिवीजन कर सकते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोले? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला गया टेस्टिस। वो ऑर्गन जो गैमेट का फॉर्मेशन करेगा या हार्मोन्स रिलीज करेगा उसको कह दिया जाएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो टेस्टिस गैमेट का फॉर्मेशन करता है, हार्मोन भी रिलीज कर रहे होते हैं। इसके गैमेट्स होते हैं वो स्पर्म, इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और इसके साथ साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को भी रिलीज कर रहा होता है। एंड्रोजन हार्मोन जो है वो रिलीज हो रहा है। एंड्रोजन, जो एंड्रोजन हार्मोन्स है, उस एंड्रोजन हार्मोन का मेन हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन है। तो एंड्रोजन हार्मोन रिलीज है, टेस्टोस्टेरोन निकल रहा है। इसके साथ साथ जो है मेल गैमेट स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कर दिया। और ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में सारी चीज, जैसे कि इनमें पेनिस हो गया, एसोसरी डक्ट हो गए, एसोसरी ग्लैंड हो गए, ये सब जो है मेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। और ये जनरली गैमेट के ट्रांसफर में मदद कर रहे होते हैं, गैमेट के मैच्योरेशन में मदद कर रहा होता है, गैमेट को स्टोर करने में मदद कर रहा होता है, साथ ही साथ गैमेट को न्यूट्रिशन देने में भी मदद कर रहे होते हैं। अब ये देखते हैं कि इनमें ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसमें ये टेस्टिस का क्या रोल होता है, कि ये टेस्टिस का क्या फंक्शन होता है, टेस्टिस करता क्या है, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, टेस्टिस का शेप कैसा है, साइज कैसा है, ये प्रेजेंस कहाँ होते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन किस आधार पे होते हैं, गैमेट फॉर्म करने वाले सेल कैसे होते हैं, ये सारा हम लोग देखते हैं टेस्टिस में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेस्टिस के ऊपर बात करेंगे कि टेस्टिस क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। दैट्स ऑल।